नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब्बा खैर, केम छो। सलमान खान के अंदाज में आप सभी का स्वागत है। स्पेसिफिकली आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस टॉपिक का नाम है सब पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड टॉपिक है इंडियन मॉनसून। ठीक, तो पहले मॉनसून के बारे में समझना चाहिए हमें। मॉनसून क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ विंड। मॉनसून एक विंड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर लैडन विंड है ये। इस मॉनसूनल विंड के वजह से causes rain fall in India during जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, इन 3 महीने में इस मॉनसूनल विंड के वजह से क्या होता है, इंडिया में रेनफॉल होता है जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। मॉनसून है क्या? ये एक विंड है जिसमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है। ठीक है, ये बेसिक सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम पढ़ेंगे ये मॉनसूनल विंड होती क्या है, कहाँ से आती हैं, इनमें मॉइस्चर कहाँ से आता है, वो ये इंडिया की तरफ ही क्यों आती हैं। ठीक है, तो वो जानने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स पे जाएंगे। ठीक, अब बेसिक्स पे जाना है तो हमें थोड़ा सा विंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विंड होता क्या है? ठीक, तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक, हिंदी में इसको पवन कहते हैं, पवन। ठीक, तो वो हवा 2 प्रकार की होती है। हवा नहीं, मतलब एयर जो है वो, आप अगर अर्थ को देखोगे, इफ दिस इज अर्थ, तो अर्थ के ऊपर एक क्या है, एक थिन लेयर है। दिस थिन लेयर ऑफ गैसेस, दिस थिन लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एयर। ठीक, तो एयर तो हर जगह पर है अर्थ पे। ठीक, अब ये जो एयर है ये 2 तरीके से मूव करता है। एयर, मान लीजिए किसी जगह पर एयर है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। ठीक, और एयर कैन मूव वर्टिकली, यानी अपवर्ड जा सकता है। ठीक, तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर होता है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, पवन। सॉरी, पवन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो आप समझ लेना, पवन है ना, पवन। वायु हर जगह पर है, लेकिन जब वो क्षैतिज दिशा में मूव करती है तो उसी वायु को हम पवन कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर मूव करती है, ठीक, उसको हम करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। और वो खास करके संवहनीय धारा कहलाती है। संवहनीय धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो आप समझ गए? फिर से मैं एक बार बताऊं, अगर ये कोई
एयर मास है, इफ दिस इज एन एयर मास, ठीक, और ये ऐसे अर्थ पे क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बोलिए, कमेंट में लिखिए रोक के। इसी को हम विंड कहेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं पवन, ठीक। और कोई एयर मास, इफ एन एयर मास इज मूविंग अपवर्ड, ठीक, तो इसे हम विंड नहीं कहेंगे, ये क्या कहलाएगा? ये कन्वेक्शनल करंट कहलाएगा, कन्वेक्शनल करंट, ठीक, करंट। और ये दोनों के वजह से बारिश होती है, दोनों के वजह से बारिश होती है अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक। अब बात आती है कि कोई एयर है, अ पॉकेट ऑफ एयर, आखिर ये मूव क्यों करता है? वाई डज इट ब्लो? वो भी हॉरिजेंटली क्यों मूव करता है? तो इसके लिए सॉरी इसके लिए आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज अ सरफेस, और मैं अगर यहाँ पे वाटर रखूँ, यहाँ पे वाटर रखूँ या कुछ भी स्लाइड करने वाला चीज़ रखूँ, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा? आप बताइए, ऑब्वियस सी बात है, इधर तो नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा? इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्यों? क्योंकि इधर ढलान है, स्लोप है, ठीक है, और इस स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट ये कैसे बन रहा है? ये ऊंचाई पे है और ये थोड़ा सा इसका लेवल नीचे है, तो पानी, अगर मान लीजिए ये पानी है, तो ये किधर की तरफ? ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। एयर के केस में भी सेम होता है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हर जगह पर है, एयर हर जगह पर है। ये क्या है? एयर है। व्हाट इज दिस? लेट्स सपोज दिस इज एयर, ओके। अब क्या होता है, अर्थ पे आपको पता है कि सन की जो हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होती है। सन कहीं पे ज़्यादा हीट देता है, कहीं पे कम हीट जाती है सन के, तो उसके वजह से कहीं पे प्रेशर, कहीं पे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर लो होता है, कहीं पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक, याद रखिएगा। ड्यू टू differential heating of the earth surfaces, temperature of some place increases and few places temperature of some places decreases। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से होता है कि अब मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ का हवा भी क्या होगा? ठंडा होगा। एयर क्या होगा? एयर विल बी कोल्ड। जहाँ का टेम्परेचर हाई है, वहाँ का जो सरफेस होगा वो गर्म होगा, और सरफेस अगर गर्म है तो हवा भी गर्म होगी, और हवा जब गर्म होगी, वार्म एयर होगी, वार्म एयर, तो ये क्या होगी? वो आप जानते हैं कि जो भी कोई भी फ्लूइड, कोई भी गैस गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ का एयर क्या हुआ? यहाँ का एयर जो है ये ऊपर मूव कर गया। तो अब बताइए, यहाँ का एयर जब मूव कर गया ऊपर, तो ये खाली जगह बच गया। अब कैसे जगह बचा? ये कैसे मिटेगा? ये जगह क्या हो गया? अरे मिट क्यों नहीं रहे हो भाई? हाँ, अब यहाँ जो है हवा यहाँ से चला गया, तो जो हवा का प्रेशर इस जगह पे था, इस जगह पे जो हवा का प्रेशर था, अब तो वो हवा यहाँ उठ के चला गया है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ? यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर, ठीक।
तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको ग्रेडियंट बनता हुआ दिखेगा। अगले वाले स्लाइड में दिखाता हूँ। मान लीजिए इधर होगा, चूँकि एयर ठंडा था तो हाई प्रेशर बना, और यहाँ का एयर गर्म था तो गर्म होके एयर ऊपर चला गया, है ना, तो यहाँ बना लो प्रेशर। लो प्रेशर तो चूँकि हवा यहाँ पे क्या है, यहाँ की हवा खाली हो चुकी है, ये ऊपर चली गई है, तो यहाँ जगह है और यहाँ हवा ज़मीन पे है, तो ये वाली हवा अब इधर की तरफ मूव करेगी। देखिए कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, विंड जो होती है, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। लो प्रेशर, कोई पूछे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, विंड का डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक केस में दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है लैंड, ये है लैंड और ये है समंदर। ठीक, सूरज की रोशनी आ रही है लैंड पर भी और समंदर पर भी। और छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, लैंड जो होता है ये रॉकी होता है, ये वाटर है, समंदर का जो सरफेस है वो किसका है, वाटर का। अब आप बताइए, जब दोनों पे हीट पड़ेगा तो कौन पहले गर्म होगा? कौन पहले गर्म होगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो रॉक का स्पेसिफिक हीट कम होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। ठीक, तो रॉक का स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से सूरज के रोशनी से, सूरज के प्रकाश से रॉक जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। और रॉक जल्दी गर्म हो जाएगा तो अब इस रॉक के आसपास की हवा भी क्या हो जाएगी, रॉक के आसपास की हवा भी गर्म हो जाएगी। और गर्म होगी तो आपको पता है जब हवा गर्म होती है तो किधर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ इस एरिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर। क्या बनेगा इस एरिया में, लो प्रेशर। आई बात समझ में? अब देखिए, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब है वाटर को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब वाटर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक, यानी रॉक के तुलना में, सॉइल के तुलना में वाटर धीरे धीरे गर्म होगा। तो ये तो ज़्यादा गर्म हो गया है, यहाँ ये ज़्यादा गर्म हो गया और ये अभी भी ठंडा है। तो क्या होगा, यहाँ की एयर भी रिलेटिवली क्या होगी, कूल होगी, कूल एयर। यहाँ पे कैसा हवा होगा, कूल एयर। और कूल एयर जो है ज़मीन में यानी सरफेस पे चिपक के रहती है। गर्म हवा ना ऊपर उठती है, ठंडी हवा क्या होती है, सरफेस पे चिपक के रहती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट बना, देखो इधर कूल एयर था, कूल एयर, कूल एयर कहाँ रहती है, सॉरी, ज़मीन के पास। और ये जो रॉक था, यहाँ पे एयर कहाँ पहुँच गई है, एयर ऊपर चली गई है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर। तो ये जो अब कूल एयर है ये किधर की तरफ आएगी, ये आएगी इस लैंड की तरफ। ठीक, यही कहलाएगी विंड। और ये चूँकि समंदर से आ रही है और ये थोड़ा ठंडा हवा होगा तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज, सी ब्रीज। ठीक है, याद रखोगे इसको, इस टर्म को, सी ब्रीज। काफ़ी सुहानी हवा होती है, गर्मी के दिनों में लोग समंदर के किनारे बैठते हैं तो समंदर से जो हवा आती है वो दिन के समय में वो कूल कूल होती है। और इसलिए बीच का जो टेम्परेचर होता है बीच के आसपास के एरिया का, वो मॉडरेट रहता है, ना वहाँ ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि
वहाँ पे ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। इसी का उल्टा भी होगा। अब क्या होगा, जब रात होगी, यहीं समझ लो, जब रात होगी तो सूरज ढल जाएगा। सूरज ढलने के बाद से क्या होगा, ये जो रॉक था, अब इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जो गर्म जल्दी होता है वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो अब मान लो जब ये ठंडा जल्दी हो जाएगा तो एयर जो है वो नीचे श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, इसके आसपास का एयर भी ठंडा रहेगा। और अब जो है वाटर यहाँ का गर्म हो गया है, रिलेटिवली गर्म हो गया है। तो अब यहाँ का एयर जो होगा, एयर ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ये एयर ऊपर उठेगा तो अब बताओ आप, यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। तो अब बताइए हवा किधर से किधर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी अब हवा किधर से किधर जा रही है, लैंड से ओशियन की तरफ। तो इसको लैंड ब्रिज बोलेंगे, लैंड ब्रिज। अब ओशियन में तो कोई हवा खाने के लिए नहीं बैठेगा। तो आप समझ लीजिए बस कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हवा की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आई बात समझ में। अब आपको पता मन में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर सर ये स्पेसिफिक हीट जो बोल रहे हैं ये होता क्या है। तो स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of a body by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने जूल हीट की ज़रूरत पड़ती है, जितने जूल हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब वाटर के लिए क्या है, 4.2 जूल की ज़रूरत पड़ती है। वाटर को 1 डिग्री से, वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है, और इसको 31 डिग्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। कितने वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा देने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए मैंने आपको बताया 4.2 जूल। तो स्पेसिफिक हीट समझ में आया आपको। यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर को गर्म करने का गर्म करने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन एक बार वाटर गर्म हो जाता है तो फिर उसको ठंडा होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। आप कभी पतीले में पानी को गर्म कीजिएगा, उबलने में उसको वक्त लगेगा, लेकिन क्या होगा, ठंडा होने में भी उसको बहुत वक्त लगता है। चाय देखिएगा, चाय दूध का बना होता है ना, जल्दी गर्म होता है, थोड़ी देर ध्यान इधर उधर हट जाए तो चाय ठंडा भी हो जाता है। लेकिन पानी गर्म करके रखिए और आप काफ़ी देर बाद भी आएंगे तो उसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो मानसून पर जाने से पहले हमने आपको विंड क्या होता है उसके बारे में समझाया। अब देखिए एक और चीज़, विंड तो समझ गया आप, विंड किधर से किधर मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखेंगे। अब मैं कहूँ हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। अरे जहाँ ठंडा होगा वहीं ना हवा भी ठंडी होगी, और हवा ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो ज़मीन के पास रहेगी, है ना, आई बात समझ में। और लो प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा टेम्परेचर, तो आसपास की हवा गर्म होगी, और आसपास की हवा गर्म होगी तो ज़मीन से क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हवा यहाँ है ही नहीं, तो क्या बना, लो प्रेशर बन गया। और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट जहाँ क्रिएट होता है
वहीं पे क्या होती है, एयर का मूवमेंट होता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक, जहाँ पे भी ये सिस्टम बनेगा वहाँ पे हवा किधर की तरफ मूव करेगी, क्षैतिज दिशा में मूव करेगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, विंड, पवन। पवन पवन, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आई, ये छोटी सी बेसिक चीज मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं इंडियन मानसून पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बताने की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं एक सस्ता सा अर्थ बनाता हूँ। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, याद रहेगा, इक्वेटर, इक्वेटर, गॉट इट। अब देखिए, आप अच्छी चीज आपको सिखाते हैं। सूरज जो है, मान लीजिए यहाँ चमकता है, अर्थ पे हमेशा चमकते रहता है ना, तो सूरज, चूंकि अर्थ हमारी मूव करती है, रोटेट और रेवोल्यूशन दोनों करती है, और अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे झुकी हुई है, ऐसे 23.5 डिग्री से, जिसकी वजह से सन जो है हमेशा एक जगह पर प्रतीत नहीं होता है चमकता हुआ। वो कभी इस लाइन के ऊपर चमकता है, फिर ऐसे जाते 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 इक्वेटर पे चमकता हुआ दिखेगा हमें। मतलब सूरज अपना जगह नहीं बदलता है, बट अर्थ के रोटेशन की वजह से और अर्थ के टिल्टेशन की वजह से, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है और रोटेट भी करती है। इसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, फिर समय के साथ वो इक्वेटर पे पहुंचता है, और फिर समय के साथ वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है। हिंदी वाले लोग कर्क रेखा इसको समझेंगे, कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इसको आप मकर रेखा, मकर रेखा। अभी फिलहाल इन्हीं की जरूरत है, तो इसलिए मैं इन्हीं तीनों की बात कर रहा हूँ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, 23.5 डिग्री साउथ होता है, और ये तो 0 डिग्री होती है इक्वेटर। इतना तो आपको समझ में आया। सन जो है अपरेंटली कहाँ कहाँ चमकता हुआ हमें नजर आता है या प्रतीत होता है, कभी इक्वेटर पे रहेगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगा। ठीक है, और ये साइकिल सालों भर चलते रहता है। ठीक, आगे बढ़े, याद रखिएगा इस बात को। तो एक केस लेते हैं हम, केस लेते हैं हम किस चीज का, कि हमारा जो अर्थ है ये दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, गॉट इट। अब मैं अज्यूम करता हूं कि सन अभी फिलहाल कहाँ चमक रहा है, ओवरहेड ऑफ इक्वेटर, यहाँ चमक रहा है, इक्वेटर के पास। सन की डायरेक्ट लाइट जो है वो इक्वेटर के पास है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर के पास है यानी ये जो पूरा रीजन है ये हीटअप हो रहा है, ज़्यादा हीटअप हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इस रीजन का एयर जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बताइए, ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठेगा, इस रीजन का एयर जो है ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक, याद रखेंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर के आसपास पड़ रही है,
जिसकी वजह से इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो ज़्यादा गर्म हुआ, और इस गर्मी की वजह से क्या हुआ, इक्वेटर के पास लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब आपको ये पता है कि लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस गर्म होने की वजह से सरफेस के ऊपर की जो हवा होगी वो भी गर्म हुई होगी, और हवा ऊपर की तरफ उठ गई होगी। ठीक है, हवा ऊपर की तरफ उठी होगी तो क्या हुआ होगा, इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि हवा नीचे नहीं है, ऊपर चली गई, तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ। आई बात समझ में? इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो। अब एक बात आप बताइए मुझे, जब सूरज यहाँ पे चमक रहा है इक्वेटर पे, तो इसके कंपैरिजन में इस एरिया में दिमाग लगाइए कि इस एरिया में टेम्परेचर कम होगा, इधर और इधर दोनों तरफ टेम्परेचर कम होगा ना, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा इसके कंपैरिजन में। तो अब आप मुझे बताइए कि जो हवा होगी वो किधर से किधर की तरफ बहेगी। चालाक बच्चे, हाई प्रेशर यहाँ है, ये हाई प्रेशर जोन हो गया, ये भी हाई प्रेशर जोन, और यहाँ लो प्रेशर है, इस एरिया में क्या है, लो प्रेशर है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ का जो एयर है वो इधर की तरफ मुड़ेगा। अब ये मुड़ेगा कैसे, जाना तो चाहिए सीधा ही, लेकिन मैं मोड़ दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों मुड़ेगा। देखिए ऐसे मुड़ेगा, और इधर की हवा भी, ये चूँकि हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर है, ये देखें यहाँ लो प्रेशर यहाँ हाई प्रेशर, तो इधर से हवा इधर आएंगी। ध्यान दे रहे हो आप लोग, समझ में आया? यहाँ की हवा इक्वेटर की तरफ आ रही है, इधर की हवा भी इक्वेटर की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रिलेटिवली हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर है, जिसकी वजह से इधर से हवाएं इक्वेटर की तरफ जा रही हैं। अब इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। मैं एक फ्रेश डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ आपको फिर से। चलिए, अभी तक मैंने क्या बताया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हवाएं किधर से किधर बह रही हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ जिधर को मैं जाऊँ, कविता का 2 लाइन लिखिएगा कमेंट में। हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से किधर की हवाएं, किधर की तरफ जा रही हैं हवाएं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे जा रही हैं, याद रखेंगे इस बात को। और यहाँ जाकर ये हवा दोनों हवाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 से ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये हवाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। 5 डिग्री साउथ हवाएं मिलती हैं ना। तो अब देखिए कहाँ से हवा मिल रही है, कहाँ से आ रही है, दोनों ट्रॉपिक से आ रही है हवा। तो 2 ट्रॉपिक के बीच की हवा है, तो 2 ट्रॉपिक के बीच की हवा को हम बोलते हैं इंटर। किसी भी 2 चीज के बीच को क्या बोलते हैं, इंटर। किसके बीच की हवा है, ट्रॉपिक के, तो इंटर ट्रॉपिकल है ना। और क्या हो रही है, हवाएं क्या हो रही हैं, इस 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री ईस्ट पे, सॉरी नॉर्थ और साउथ पे कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, यानी कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जो क्षेत्र बन रहा है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक, इसमें क्या होती है, ट्रॉपिक्स से चली हुई हवाएं जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर इक्वेटर की तरफ आती हैं, वो एक एरिया क्रिएट करती हैं, एक एरिया पे जाके मिलती हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। याद रहेगा, इसी को हम शॉर्ट में ITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ITCZ। अब ये हवाएं जब मिल रही हैं तो ये फिर से क्या होंगी, यहाँ आएंगी और ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। मान लीजिए एक हवा इधर से आई, एक हवा इधर से आई, और यहाँ टकरा के क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। तो यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट रहेगा।
ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पे हमेशा क्या बना रहेगा, लो प्रेशर, क्योंकि दो दिशा से हवा आ रही है और मिल रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से हवा ऊपर की तरफ उठती है। अब मुझे एक और बात आपको समझानी है जिसको आप समझेंगे। ITCZ का जो जोन होता है उसका आप लोग याद रखेंगे, ITCZ ये 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैली रहती है। और ये कैसा जोन होता है, इट इज़ अ लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ पे यानी हवाएं जो हैं कंजर्व होती हैं और ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाती हैं। तो जब हवा आई और उठ गई तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। क्या बनेगा, लो प्रेशर, याद रहेगा। और ये कहाँ बन रहा है अभी, अभी ये बन रहा है इक्वेटर पे। कहाँ बन रहा है ये, इक्वेटर पे। क्यों इक्वेटर पे बन रहा है, क्योंकि अभी सन जो है, सन इक्वेटर पे शाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन सन हमेशा इक्वेटर पे नहीं रहता है। खैर, उस पर हम फिर से आएंगे। एक बात और आपको बतानी है, छोटी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है, वो भी सीख जाएंगे आप। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने क्या बताया कि यहाँ लो हाई प्रेशर था, यहाँ भी हाई प्रेशर था, सन यहाँ चमक रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं, इसको हम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, हवा किधर से किधर को आनी थी, ऐसे आनी थी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, देखो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जा रहा है ना, देखिए, बट मैंने आपको क्या दिखाया कि ये हवा सीधा ना जाके ऐसे मुड़ रही है। कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ जा रही है, ऐसे। ये भी हवा जो इधर आनी थी वो कैसे मुड़ रही है, मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हवा सीधी नहीं जा रही है बल्कि ऐसे मुड़ जा रही है। तो अब याद रखिएगा, ये जो अर्थ है, ये अर्थ की इक्वेटर जो है, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को। अब एक बात याद रखिएगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, रोटेट करती है। इस रोटेशन के वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है। अर्थ के ऊपर एक, इस रोटेशन की वजह से अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। याद रखिएगा। अब कोरियोलिस फोर्स का मतलब ये हुआ जैसे आप झूला में बैठे हो मान लो, और झूला ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो आप मान लो यहाँ बैठे हो, यहाँ से कोई गेंद आप इधर फेंकोगे तो आप फेंकना चाहोगे इधर, लेकिन गेंद इधर चला जाएगा। आप कोशिश करके देख लीजिएगा। अब आप यहाँ बैठे हो, गेंद को फेंकना चाह रहे हो इधर, लेकिन गेंद किधर जा रही है, इधर। आप कोशिश करके देखिएगा। तो वैसे ही समझ जाइए कि अर्थ है और अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ पे हवा जो है, जो सीधा जाना चाहिए वो मुड़ जा रहा है। तो आखिर ये मुड़ क्यों रहा है, ये उसी वजह से मुड़ रहा है क्योंकि अर्थ पे रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स। और इस कोरियोलिस फोर्स को के वजह से ये जो हवा है, अभी फिर से मैं बना दूं एक बार, ये जो हवा है जो सीधी आनी चाहिए थी वो ऐसे मुड़ जा रही है। अब किस दिशा में मुड़ रही है वो एक बार आप याद रखेंगे, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है, तो अपने दिशा से किधर की तरफ मुड़ जाएगा। मान लीजिए इधर से आ रहा है तो वो अपने राइट मुड़ जाएगा, राइट, दाहिने दिशा में। देखिए ये हवा इधर से आ रही है, अब अपना मुंह इधर कीजिए और इधर मुड़िए, तो ये राइट की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। सारी हवाएं राइट की, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए, अगर हवा इधर से इधर जाती तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इधर मुड़ जाना चाहिए था, राइट, तो इधर मुड़ जाती।
ऐसे मुड़ जाती है ना, समझ में आ रहा है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर से एक बार बना दूं, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जो भी हवा है अगर इधर से आ रही है तो अपने राइट मुड़ जाएगी ऐसे, अगर इधर जा रही है तो भी अपने राइट मुड़ जाएंगे। और देखिए यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट मुड़ जाएंगे। मान लीजिए इधर जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा होगा, इधर हो जाएगा। ये इधर जा रही थी लेकिन मुड़ना है, इधर मुड़ जाएगी लेफ्ट की तरफ। तो ये बात याद रखिएगा कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द wind on the earth's surface in the northern hemisphere turns towards its right, okay, and in the southern hemisphere turns towards its left। तो southern hemisphere में लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ेगी। ठीक, राइट की तरफ मुड़ेगी, याद रखेंगे। अब आप फिर से मैं एक बार ये डायग्राम बनाऊं, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हवाएं, देखिए यहाँ मुड़ना था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे आना चाहिए था, बट ऐसे आया क्या, कैसे हुआ, ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, किधर की तरफ, अपने राइट की तरफ। अब सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मुड़िएगा, ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे नहीं जाके अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। समझ पा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। अब आप एक बार एक पैटर्न यहाँ समझिए, ये डायरेक्शन देखिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। यहाँ से मिलाइए, ये नॉर्थ से हवा आ रही है, नॉर्थ से ऐसे नॉर्थ होता, लेकिन ये किधर की तरफ हो गई, ऐसे मुड़ गई, यानी लग रहा है कि ये ईस्ट से आ रही है। अगर ये अर्थ को ऐसे हम बांटे तो ये नॉर्थ होगा ना, ये नॉर्थ होगा, तो ये कौन सी किधर से आती हुई नज़र आ रही है हवाएं, सब ईस्ट से आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सारी हवाएं देखिए, ये भी किधर से आती हुई नज़र आ रही हैं, ईस्ट से, ईस्ट से, इस डायरेक्शन से आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए इन हवाओं को हम ईस्टर्लीज बोलते हैं, ईस्टर्लीज, स्टर्लीज। ये हवाएं क्या कहलाती हैं, ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी हवाएं, पूर्वी व्यापारिक विंड, व्यापारिक पवन, इनको क्या कहते हैं, पूर्वी व्यापारिक पवन, या ये ऐसे कहते हैं ईस्टर्ली, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ठीक है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या, इसको, ये हवा इधर जा रही है तो इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड हो गया। और इसी विंड के हिसाब से पहले ट्रेडिंग भी हुआ करती थी, जब मशीनों में इंजन नहीं हुआ करता था हवाई जहाज में, तो इन्हीं हवाओं के हेल्प से जो व्यापारी होते थे वो अपने डेस्टिनेशन पे जाते थे समंदर में, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, ट्रेड विंड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ईस्टर्लीज। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ईस्टर्ली हवा, पूर्वी हवाएं क्या होती हैं, है ना। अब आपके मन में आएगा सर इक्वेटर पे ये हवाएं आके मिल रही, यहाँ नहीं मुड़ती हैं क्या, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कैसा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज़ याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स याद रखिएगा, ज़ीरो और मिनिमम, मिनिमम होता है कहाँ, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होता है, एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है कहाँ पे, मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स। यानी अगर मैं ये अर्थ बनाऊं, ये पोल्स हुए दोनों, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम यहाँ पे, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ पे एक आभासी फोर्स लगता है, एक काल्पनिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हवाएं
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, राइट की तरफ मुड़ जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। हिंदी वाले लोग कोरियोलिस फोर्स के वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। याद रखिएगा इन बातों को। तो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, विंड क्या होता है, विंड के 2 टाइप पढ़े हमने, नहीं विंड के टाइप, विंड तो एक ही है, विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि एयर जो है जब गर्म हो जाता है एयर तो ऊपर की तरफ मूव करता है और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पवन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हवा, है ना, कन्वेक्शनल करंट, ठीक। फिर हमने पढ़ा ईस्टर्ली विंड, फिर हमने पढ़ा ITCZ, ये कितने डिग्री में इसका एरिया होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक। अब मैं एक डायग्राम बनाऊं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बताइए ये जो 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। अब आप बताइए ये वाला जोन कौन सा है, ये वाला जोन, यहाँ पे क्या मिल रही थी, ये व्यापारिक पवनें आके मिल रही थी ना इधर से, और यहाँ पे एक लो प्रेशर बन रहा था, तो इस जोन को क्या हमने बोला, ITCZ। इसका इंडियन मानसून में बहुत बड़ा रोल है, और ये ITCZ हमेशा यहीं पे नहीं रहेगा, ये जैसे जैसे सूरज जिधर की तरफ मूव करेगा उधर की तरफ ये भी मूव करता जाएगा। अगर साउथ में सूरज जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो ये जो एरिया है ये इधर मूव कर जाएगा, और अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये ITCZ मूव कर जाएगा यहाँ, यानी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा या यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ITCZ, ठीक। तो आप मुझे ITCZ के बारे में बताएंगे, ITCZ क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स वही जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ बहती हैं और अपने मूवमेंट के कोरियोलिस फोर्स के वजह से अपने मूवमेंट से बाएं और दाएं मुड़ जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। ये ईस्ट की दिशा से आती हुई नज़र आती हैं, इसलिए इनको ईस्टर्ली ट्रेड विंड कहते हैं। पूर्ववर्ती व्यापारिक पवनें, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, तो अगली वीडियो में मॉनसून को पढ़ना, इंडियन मॉनसून को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं तो आपको लगन है पढ़ने की, और मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई हैं, मैं ये मान सकता हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका फ्यूचर ब्राइट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।